हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के आईएमपी क्वेश्चन जो कि हमारे 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार 4 साल 5 साल से मतलब पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देखिए, आपको आंसर देते रहना है अपने मन में या फिर कमेंट कर देना है। वैसे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा ताकि आपकी तैयारी क्या हो, पूरा तरीके से हो जाए, क्योंकि 3 मार्च को आपका क्या है, इसका एग्जाम है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत आया था तो 1928 में आया था। 1928 में क्या हुआ था, भारत आया था। इस आंसर पहले से टिक किया हुआ था, क्योंकि मतलब कि एक बार और वीडियो बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जानते हैं वीडियोस बनाने में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं। जो वंदे मातरम गीत के लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, विश्व बैंक और आईएमएफ ने किस वर्ष में काम शुरू किया था। तो विश्व बैंक और आईएमएफ ने किस वर्ष काम शुरू किया था? तो 1945 में। 1945 में कार्य शुरू किया था। चौथा क्वेश्चन है कि ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी आंदोलन का संबंध निम्न में से किस देश से है। ग्रीन बेल्ट हरित पट्टी का आंदोलन किस देश से संबंध है इसका? तो इसका संबंध किससे? केन्या से। किससे है? केन्या से। इसका संबंध केन्या से है। और पांचवा क्वेश्चन है आपके पास कि संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर बताएंगे कि जो संयुक्त राज्य संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं आपके लिए बस एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप इसका आंसर जरूर से जरूर खोज के कमेंट करेंगे। इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, या फिर कमेंट करते रहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन कि भारत में कितने संघीय राज्य हैं। जो भारत है उसमें कितने संघीय राज्य हैं? तो उसमें 28 संघीय राज्य हैं। भारत में 28 संघीय राज्य हैं। अब देखिए इन 6 क्वेश्चनों के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चंस कि किस प्रकार से और आएंगे। देखिए आपके पास क्या है, 7वां क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी निम्न में से क्या है। जो सत्ता की साझेदारी है वो निम्न में से क्या है। तो जो सत्ता की साझेदारी है, क्या लोकतंत्र की भावना के प्रतिकूल है, कि लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है, कि लोकतंत्र के लिए व्यर्थ है, कि लोकतंत्र के लिए नहीं व्यर्थ है, नहीं आवश्यक। तो लोकतंत्र के क्या है? अनुकूल है। क्योंकि जब पावर की शेयरिंग की जाती है, जब सत्ता की साझेदारी होती है तो लोकतंत्र क्या होता है? अच्छे से चलता है। अब देखिए इसमें दिया है काले दस्ताने और बड़ी मुठ्ठियां किसके प्रतीक थे, किसकी प्रतीक थी। आपको पता होगा कि जब उसमें मतलब कि 200 मीटर की रेस हुई थी तो जो 2 धावक थे उन्होंने काला दस्ताना पहन के और अपना दोनों हाथ क्या किया था, ऐसे ऊपर करके, मतलब दोनों हाथ, और उसके बाद से काले दस्ताने पहने हुए थे। तो ये किसकी प्रतीक है? अश्वेतों की शक्ति की, अश्वेत की शक्ति की। देखिए 9वां क्वेश्चन है आपके पास कि लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित होती है। तो लोकतांत्रिक क्या? समृद्धि पर, कि प्रतिभा एवं कौशल पर, कि धन और बल पर। तो दोस्तों राजनीतिक समानता पर। जब सबको राजनीतिक समानता दी जाती है तो क्या होता है? लोकतंत्र व्यवस्था क्या होती है? अच्छी होती है। अब देखिए 10वां है कि संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो कौन सा? तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है। इस पर कानून कौन कौन बना सकता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। और लेकिन जो केंद्र सरकार बनाएगी वो मान्य रहता है, ज्यादा से ज्यादा उसका महत्व रहता है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपको पता होगा कि काली मिट्टी क्या है, सबसे मतलब कि कपास उत्पादन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। अब देखिए मुंबई हाई का संबंध किससे है। मुंबई हाई का संबंध किससे है? तो किससे है मुंबई हाई का संबंध? खनिज तेल से मुंबई हाई का क्या है? संबंध है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 12 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम 13वें क्वेश्चन से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 13वां क्वेश्चन क्या है, आ गया। और 13वां क्वेश्चन आपको बिल्कुल मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संचार का माध्यम कौन सा है। जो संचार का माध्यम है निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वायुसेना, की रेल सेना, की दूरदर्शन, की जल सेवा। तो आपको पता होगा जो संचार का माध्यम है दूरदर्शन है, यानी जो टीवी है वो क्या है, मतलब कि संचार का एक माध्यम है। अब देखिए आप देखेंगे कि 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। यानी व्यक्तिगत संसाधन कौन सा नहीं है? क्या बागान एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, कि चारागाह, की भूमि, की खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन क्या है? एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। जो खनिज संसाधन वह एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। जो भूदान आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा क्या किया गया था? ये मतलब कि प्रारंभ किया गया था।
देखिए 16वां क्वेश्चन है आपके पास कि वस्तु विनिमय संबंधित है, तो वस्तु विनिमय किससे संबंधित है, तो वस्तुओं के आदान प्रदान से। जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो क्या होता है, वस्तु विनिमय से क्या है, ये संबंधित है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण दिवस, देखिए मैंने यहाँ पे 24 लिखा है और यहाँ पे मैंने 15 मार्च लिखा है, तो विश्व स्तर पर 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता संरक्षण दिवस, विश्व स्तर पर 15 मार्च को, और भारत में 24 मार्च मतलब मार्च को, 15 मार्च और 24 मतलब कि 15 मार्च को आप याद रखेंगे, 24 को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये भारत का डेट है और ये विश्व का। अब देखिए 18वां है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को समावेशित किया गया है, तो 22 भाषाओं को आप सुनते आ रहे हैं तब से कि 22 भाषाएं हम लोग देश में क्या है, मतलब कि है भारतीय संविधान में उनको दर्जा दिया गया है। देखिए 19वां है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। मैं चाहता हूं कि आप इसे फटाफट से कमेंट करके आंसर बताएं कि कब हुई थी, क्या 2008 में हुई थी कि 2005 में कि 2008 में कि 2006 में, 2015 में, किस में हुई थी नेपाल के में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे, इसको आपके लिए क्या करता हूं मैं, छोड़ता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन है हम लोगों के नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन, यानी कि हम लोगों ने कर लिए, मतलब कि 20वां क्वेश्चन हम देखेंगे, 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब देखिए बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है, यानी जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार है किसके मतलब कि इनके मध्य कोई सत्ता की साझेदारी है, क्या विभिन्न समूहों के मध्य है कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य है कि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य है, किसके मध्य है जो बेल्जियम में। तो आपको पता होगा कि वहाँ 3 प्रकार की मतलब शासन व्यवस्था बनी थी, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, यानी कि देखिए राज्य सरकार भी बना था, सामुदायिक सरकार भी बनी थी और केंद्र सरकार भी बनी थी, यानी कि इसमें क्या होगा, ये वाला क्या होगा, सही होगा, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार और केंद्र सरकार पहले से ही थी। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, तो आपको पता है कि यूगोस्लाविया। देखिए इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, आप इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि आराम से पढ़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी में मतलब इसको गलती कर दिया। तो दोस्तों चलिए यही वाला क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो सीढ़ीदार खेती जहाँ पे मतलब कि पर्वत रहेंगे वहीं पे, तो कहाँ पे की जाती है सीढ़ीदार खेती, हरियाणा में शायद सीढ़ीदार खेती की जाती है। कहाँ की जाती है, हरियाणा में सीढ़ीदार खेती की जाती है। इनमें से कौन सी फसल रबी है, रबी की फसल कौन सी है, रबी की फसल, तो कपास क्या है, रबी की फसल है, कपास क्या है, रबी की नहीं, रबी की फसल, इसमें कौन सी रबी की फसल है, रबी की फसल कौन सी है, इसमें से यह पूछा है कि रबी की फसल कौन सी है। शायद इसको आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, इसको एक बार क्या करेंगे, आप अपने मन से देख लेंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि रबी की फसल कौन सी होती है, जैसे गेहूं हो गया और ये क्या है, चना हो गया, ये सब क्या है, रबी की फसल है। लेकिन इसमें देखिए दालें, चना और सभी दिया है, तो इसको आप क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे, इसको एक बार इंपॉर्टेंट करके मतलब कि देख लेंगे इसको एक बार। देखिए 24वां है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस प्रकार की चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है, तो तलहटी चट्टानें, कौन सी, तलहटी चट्टानें। अब देखिए निम्नलिखित में से काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, तो किसमें, महाराष्ट्र में क्या करती है, काली मृदा पाई जाती है, महाराष्ट्र में काली मृदा क्या होती है, पाई जाती है। 25 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखिए इसके आगे हम बढ़ेंगे 25 क्वेश्चन के आगे, तो हम देखिए इस एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए 25 क्वेश्चन से हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब हम 26 क्वेश्चन से क्या करेंगे, देखेंगे। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है किसके किसके बीच, केंद्र एवं राज्यों के मध्य की, इसमें तो यहाँ पे कौन सा होगा, केंद्र एवं राज्यों के मध्य क्या होता है, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, विभाजन होता है। आप समझ सकते हैं जब आपने संघवाद इस पढ़ा होगा, संघवाद नामक चैप्टर, तो उसमें आपने समझा होगा। अब देखिए पर्वतों पर मृदा अपर्दन का संसाधन है, जो पर्वत होते हैं इस पे मृदा अपर्दन का संसाधन क्या होता है, तो आप इसे फटाफट से कमेंट कर बताएंगे। क्या पवन द्वारा मृदा अपर्दन होता है, कि जल द्वारा, कि हिमनद द्वारा, कि पशुचारण द्वारा। पर्वत पे तो पशु चढ़ नहीं पाएंगे तो पशुचारण द्वारा होगा नहीं, और पवन द्वारा भी नहीं होगा। आप इन दोनों में से बताइए, जल द्वारा कि हिमनद द्वारा। आप कमेंट करके, मैंने 50-50 कर दिया करोड़पति की तरह, आपको क्या करना है, इसको आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक है, क्या डेयरी उत्पादन की, परिवहन की, कपड़ा उद्योग की, बैंक, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, डेयरी उत्पादन क्या है, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आपको पता होगा जो कपड़ा उद्योग होता है वो तो मतलब द्वितीय क्षेत्र में आता है, और ये तो सेवा क्षेत्र है परिवहन, और बैंक सेवाएं तृतीय क्षेत्र में आती हैं, ये दोनों तृतीयक में, और डेयरी उत्पादन किस में आता है,
प्राथमिक क्षेत्रक में। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है कि सामान्य किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसी देश का विकास किस पे, प्रति व्यक्ति आय पे, कि औसत साक्षरता पर, कि लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। तो उपरोक्त सभी इसमें क्या है, सही ऑप्शन है, क्योंकि सभी चीजें सही रहनी चाहिए तब क्या होता है, निर्धारित की जाती है। जीडीपी को दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए विकास वही विकास या जीडीपी, जब जीडीपी बढ़ेगी तो विकास बढ़ता रहेगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि उदारीकरण का अर्थ है क्या। उदारीकरण का अर्थ है कि निजी क्षेत्र पर अंकुश लगाना, लाइसेंस नीति में ढील देना, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना, उपयुक्त तीनों। तो क्या होता है उदारीकरण का अर्थ क्या है, क्या निजी क्षेत्र पर अंकुश लगा देना, कि लाइसेंस नीति में ढील दे देना, कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करना। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जब आप विस्तार करेंगे तो क्या होगा, उदारीकरण का क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, यही होता है दोस्तों। इसी के साथ हमारे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हुए, समाप्त हुए। और यह वीडियो भी ज़्यादा कुछ लॉन्ग नहीं है, 10 मिनट के है दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स।